बालिग अफ़राद जो है, उसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं या उसको वो क्यों बालिग है, उसकी उतनी समझ किस तरह से है, उस खोज में नाबालिग अफ़राद निकल पड़ते हैं। आप एक असल कैरेक्टर जो हमारी तरह के आम लड़के हैं, आम बच्चे हैं, जो सड़क पे आपको चलते-फिरते 4 दिखेंगे, आप उनकी कहानी जान रहे हैं। बट आई थिंक इस तरह की स्क्रिप्ट, इस तरह की कहानी अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने बात की है इस बारे में। नामालूम अफराद और कायदे आज़म जिंदाबाद जैसी कामयाब फिल्में देने के बाद हिदायतकार नबील कुरैशी एक बार फिर बड़े पर्दे पे धूम मचाने के लिए तैयार हैं। उनकी फिल्म नाबालिग अफराद ईद उल अज़हा पे जो है वो सिनेमा घरों पे पेश की जाएगी। मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो आशिर वजाहत हैं, रिम्हा अहमद हैं और साथ में समर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने छोटी स्क्रीन पे आए धूम मचा दी, अब बड़े पर्दे पे डेब्यू करने चाह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है और कितनी मोटिवेशन है, क्या लगता है आपको? सर एक्सपेक्टेशंस हमेशा जो भी काम करे उसमें हाई होनी चाहिए आपकी। बाकी जब नीयत साफ़ हो तो अल्लाह भी आपका रास्ता वैसे ही साफ़ कर देता है। तो आई थिंक कि जितनी मुझे उम्मीद है उतनी बाकी सबको भी है एंड आई थिंक दिस फिल्म इज़ गोना डू गुड। अगर हम लोग निकले बाहर और हमने मूवी देखी और पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट किया तो आई थिंक इट्स गोना डू वेल। अच्छा समर, मुझे ये बताएं, जैसे फिल्म का नाम है नाबालिग अफराद, क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, क्या क्या है उसकी कहानी है, थोड़ी सी आपका जो कैरेक्टर है थोड़ा सा कुछ बताना चाहें? नहीं देखिए, नाबालिग का मतलब ही यही है कि जो बच्चे हैं जिनको इतना नहीं पता ज़िंदगी के बारे में, छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं और मिस्कीन मासूम छोटे से बच्चे हैं। तो जो नाबालिग होता है उसका आपको पता ही होगा कि उसको बेचारे को उतनी समझ होती, दुनिया का इतना नहीं पता होता। तो यही कहानी है कि कैसे वो इस खोज में निकलते हैं ये जानने की कि यार बालिग अफ़राद जो है उसकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं या उसको वो क्यों बालिग है, उसकी उतनी समझ किस तरह से है। उस खोज में नाबालिग अफ़राद निकल पड़ते हैं और उसमें क्या मसाइल होते हैं, किस तरह से वो ज़िंदगी उनकी जो है बिल्कुल ही जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये कहानी उस पे है। अच्छा, फिल्म में जिस तरह की फिल्म का प्लॉट है कि 90s का एरा दिखाया गया है, आपने यकीनन नहीं देखा होगा 90s, तो कितना डिफरेंस आपको लगा? क्योंकि 90s किड आमतौर पे जो हैं बड़े फेमस होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजीज़ को आते हुए देखा और पुरानी चीज़ों को जाते हुए देखा। आपने कितना डिफरेंस पाया इस तरह कहानी को लेकर? देखिए, अब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं हम सब के लिए, जो भी बच्चे मेरी तरह के आए हैं या आ रही है आगे वाली जनरेशन। क्योंकि अगर आप ये देखें, इट्स अ फैक्ट कि जो भी अगली जनरेशन होगी वो आपसे ज़्यादा समझदार होगी और आपसे ज़्यादा उनको नॉलेज होगी हर चीज़ की। तो ये डिफ़रेंस मुझे एक फ़ील हुआ कि यार अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझे ले जाएँ आज से 20-25 साल पहले और मैं तब पैदा हुआ होता और मैं उस टाइम पे 14 साल का होता या 15 साल का होता, तो मुझ में और आज के 15 साल के बच्चे में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता। ऑब्वियसली वो आसाइशें नहीं हैं, वो चीज़ें नहीं हैं, वो एक्सपोज़र नहीं है टुवर्ड्स लाइफ़, तो बहुत चीज़ें मुख्तलिफ थी। सोचने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, कपड़े पहनने का ढंग, बाल बनाने का ढंग, सोचने का, बोलने का, मिलने का लोगों से, बहुत चीज़ें डिफरेंट हैं। आज के कंपेयर करें और पिछले ज़माने से कंपेयर करें तो चीज़ें हैं अब। आपको नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी ने अपना लाइफ स्टाइल, अगर आप 90s की बात करें तो जी। पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया? ज़ाहिर है चेंज हो गया। देखिए, सब इवॉल्व होते हैं आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ। आज से अगर आप 5 साल पहले अपनी फ़ेसबुक हिस्ट्री पे चले जाएँ तो आप देख के बोलते होंगे यार ये मैं कैसा था यार पहले। तो ये चीज़ें क्या आहिस्ता बेवकूफ़ियाँ करता था? हाँ, मैं क्या बेवकूफ़ियाँ करता था, कैसा था यार मैं। तब आपको लग रहा होता था कि यार ये तो बेस्ट चीज़ है। आज से 10 साल बाद मैं ये जो कपड़े पहन के बोल रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ और मुझे अभी आज अच्छे लग रहे हैं, कल मैं बोलूँगा यार ये क्या पहना हुआ था मैंने उस टाइम पे। ऑब्वियसली फ़ैशन सेंस इवॉल्व होती है, सोचने का ज़रिया आपका थोड़ा-सा बदल जाता है चीज़ें। तो यही 90s का दौर था, वही आज जो है वो 2000 है और ये 2020 चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, तो फ़र्क तो आता है, ज़ाहिर है। अच्छा, नबील की बात करेंगे। नबील, उनके मासी में नबील ने बहुत ही मकबूल फ़िल्में जो हैं वो उनकी फ़िल्में वायरल हुई हैं, बहुत ही जानदार हिदायतकार हैं। क्या कहेंगे, नबील के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा? बहुत अच्छा तजुर्बा था मेरा उनके साथ। ज़ाहिर है कोई भी एज़ अ जो भी एक्टर है पाकिस्तान का, वो काम करना चाहेगा ऐसे डायरेक्टर के साथ जिसने इतने बड़े-बड़े हिट्स दिए हैं और इस तरह का उनका काम है। एंड ऑफ़ कोर्स चूँकि वो यंग हैं, वो खुद भी कोई ज़्यादा बड़ी उम्र के नहीं हैं, तो वो दोस्ती यारी भी आपकी ज़ाहिर है सेट पे हो जाती है, हँसी-मज़ाक रहता है आपका। तो वो एलिमेंट्स भी थे हमारे सेट पे। एंड ऑफ़ कोर्स जो एक डायरेक्टर जिसने इतना काम किया, इतने हिट्स दिए हैं, उसका एक्सपीरियंस ही नेक्स्ट लेवल होगा। तो आप उसके काम पे डाउट कर ही नहीं सकते। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद अस एज़ वेल कि हमने तो बिल्कुल हम ऑल इन थे उनके साथ। हमने तो बगैर सोचे समझे हमने कहा कि यार नबील भाई हैं तो बस चलो। चलते अपनी कुर्सी जो है हमने बांध ली और हम लोग बस निकल पड़े उनके साथ। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरह से उन्होंने कंटेंट बेस्ड फिल्म की है, इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। एंड आई थिंक इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान जो कंटेंट बेस्ड काम निकालते हैं अपना। अच्छा, आपने सेट की बात की, तो कोई फ़िल्म का ऐसा सीन या ऐसा कोई डायलॉग जो आपका हो, जो आपके ज़हन में बैठ गया हो, यार ये सीन जो किया था ना हमने, ये बहुत आला था?
यार एक बहुत अच्छा सीन था हमारा, उसके बारे में मैं फ़िल्म के बाद बताऊँगा जब लोग देखने जाएँगे। कुछ कोई ऐसा सीन बताएं जो अभी बता सकते हैं। हमारा जैसे भागने वाला सीन है, अगर आपने टीज़र में देखा है, जो हम लोग स्कूल में भाग रहे हैं, तो वो बड़ा एक मज़ेदार सीन था हम लोगों का, क्योंकि उसमें मज़ा बड़ा आ रहा था, एनर्जी सबकी एक नेक्स्ट लेवल थी। और वो थोड़ा-सा पुल ऑफ करना थोड़ा-सा मुश्किल था, चूँकि आपकी टाइमिंग सबके साथ मैच होना ज़रूरी थी। 100-150 बच्चा पीछे था, उन्होंने आपके पीछे भागना, और आपने जो जो भी आप टास्क करने जा रहे हैं वो टाइमली करना है ताकि वो पहुंच ना जाएं पहले। तो वो करना एक गज़ाब था हमारे लिए, लेकिन वो जब हुआ तो ऐसी सेटिस्फैक्शन मिली जैसे आप एक लंबे बाल वाला बंदा और आप उसको गंजा कर देना तो जो बोझ उसके सर के ऊपर से निकल जाता है, तो वो वाली फीलिंग हमें आई थी सेट पे। अच्छा, फिल्म में कितना रोमांस है, कितनी एक्शन है, कितना कॉमेडी है, ओवरऑल पैकेज क्या है, ये देखने वालों को क्या मिलेगा? देखिए, देखने वालों को सब मिलेगा। एक फ़िल्म अगर है तो उसमें रोमांस भी ज़रूरी है, कॉमेडी भी ज़रूरी है, ड्रामा भी ज़रूरी है, थ्रिल भी ज़रूरी है। तो ही एक फ़िल्म जो है वो एक पैकेज बन के आती है आपके सामने। एंड आई थिंक नाबालिग अफ़राद इज़ वन ऑफ दोज़ फ़िल्म्स जो एक पूरा पैकेज है, जिसमें कॉमेडी है, थोड़ा-सा एक्शन है, ड्रामा है, थ्रिलर है, रोमांस है, सस्पेंस है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी इस मूवी में। एंड आई रियली होप कि लोग निकलें, इस मूवी को देखें, बिकॉज़ इट्स वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स इन द रीसेंट टाइम, कंटेंट वाइज, नॉट जस्ट बिकॉज कि मैं इसका पार्ट हूँ, बट आई थिंक इस तरह की स्क्रिप्ट, इस तरह की कहानी अभी तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने बात की है इस बारे में, और दो नए बच्चों को लेके और छोटे लड़कों को लेके। तो आई थिंक इट्स गोना बी फन एंड आई एम प्रीटी श्योर पीपल आर गोना एंजॉय इट। अच्छा, ड्रामे के हवाले से एक आखिरी बात पूछूंगा मैं आपसे कि छोटी स्क्रीन पे काम किया, अब बड़ी पर्दे पे धूम मचाने के लिए तैयार हैं आप। कितना डिफरेंस पाया छोटी स्क्रीन, हमारी जो टीवी इंडस्ट्री है उसमें जो कंटेंट आ रहा है, और अभी नबील की कंटेंट की आपने बात की फिल्म की, क्या डिफरेंस पाया, क्या चीज़ यूनिक लगी, कहाँ पे जो है वो आपको लैक नज़र आया, क्या? लैकिंग्स का मैं इतना नहीं कहूँगा, बिकॉज मैं खुद इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ कि मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँ अभी फ़िलहाल। बट आई थिंक कि डिफरेंस मुझे ये लगा कि टीवी थोड़ा सा करना आसान है। जैसे आशिर सेट पे था, तो आशिर इज़ डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स, तो मुझे वो एक चीज़ कहता था कि तू जब सेट पे जाएगा ना, तुझे सेट जन्नत लगेगा। तो मैं जब फिल्म ख़त्म होने के बाद सेट पे गया तो मुझे वाकई जन्नत लगा कि यार टाइम पे खाना आ रहा है, और टाइम पे आप खाना बैठ के खा रहे हैं, एसी चल रहा है सर पे, गर्मी में शूट नहीं करना पड़ा। अगर गर्मी में कर रहे हैं तो फ़ौरन जाके एसी के सामने खड़े हो गए, यूँ हवा चल रहा है, कोई आपको कोई लग रहा है। फिल्म में चूँकि स्केड्यूल हमारा इस बारी थोड़ा सा टाइट था, तो हमें बहुत जो है वो कैलकुलेटेड होकर चीज़ें करनी थी। ऐसा नहीं होता था कि एक सीन कराया और आप फ़ौरन वैनिटी में आगे एसी के सामने बैठ गए। आप मुस्तकिल सेट पे थे। आपको हमारे कुछ ऐसे सीन्स थे जिनमें लिटरली हमारे ये 20-25 दिन 30 दिन हमें लग गए थे इसको शूट करते करते। तो कुछ ऐसे सीन्स थे जिनमें हमारा यूनिफॉर्म इतना भीग गया था पसीने से कि वो चिपक गया था हमारे जिसम पे लिटरली। वैसा होता है ना कि आप किसी के ऊपर बाल्टी फेंक दें सफ़ेद शर्ट अगर उसने पहनी हुई हो, तो उसकी ना आपकी नज़र आ रही होती है। तो इस तरह हमारी सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि ऑफकोर्स उस टाइम पे हीट स्ट्रोक बिल्कुल हमने क्रेजी हीट स्ट्रोक आया हुआ था पाकिस्तान में, कराची में। तो ये भी एक एलिमेंट था जो मुझे थोड़ा सा फ़र्क लगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फ़ैन को, क्या मिलने वाला है उनको फ़िल्म में? आई थिंक मुझे जो चीज़ एक अच्छी लगी थी अपने कैरेक्टर या आशिर कैरेक्टर को लेके, कि हम लोग देखते हैं यूजुअली ना हीरोज़, और ये मुक्का मारा या हीरो आके खड़ा हो गया, तो ये चीज़ें जो हैं वो अब हमें नहीं इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। एंड आई थिंक आप एक असल कैरेक्टर जो हमारी तरह के आम लड़के हैं, आम बच्चे हैं, जो सड़क पे आपको चलते फिरते चार दिखेंगे, आप उनकी कहानी जान रहे हैं। तो ये वो लार्जर देन लाइफ वाली स्टोरी नहीं है, ये आपके शायद किसी चार दीवारी बराबर में रहने वाले किसी कामरान या शफीक की स्टोरी होनी है, ठीक है। तो आई वुड वांट कि आप ये कहानी से जाके रिलेट करें, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि लोग रिलेट करेंगे, तो आप देखें जाके। कहानी नहीं है। दाबी कहानी नहीं है कि साड़ी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आई थिंक ये बड़ी एक स्ट्रीट कहानी है, और ये मुझे लगता है मसाइल जो उसमें दिखाए हैं वो तकरीबन हर घर में होते हैं इस तरह के। तो आई थिंक पीपल विल एंजॉय इट, और वो जो फन एलिमेंट है वो है ही कि आप किस तरह घर में बैठे बैठे 4-5 लोग एक दूसरे को जुगते मारे होते हैं जब वो तपे हुए होते हैं। आई थिंक वो बहुत लोग एलिमेंट एंजॉय करेंगे, दे विल बी हैप्पी एंड दे विल बी लाफिंग देयर।